ओके नाउ कल हम कर रहे थे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मीन्स द नर्व सप्लाई ऑफ द विसरा ऑफ एब्डोमेन एंड द पेल्विस विथ स्पेशल रेफरेंस टू दैट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक्चुअली उसको पूरे सिस्टम को जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें थोरेक्स और हेड एंड नेक और इवन लोअर और अपर लिम्ब के जो ऑटोनॉमिक इनर्वेशंस हैं वो भी उसके साथ हो जाती हैं। उनको आप डिटैच करके अलग से नहीं पढ़ सकते। बात हो रही है क्योंकि सिस्टम है हमारा एब्डोमेन और पेल्विस टू सम एक्सटेंट ओके पेरिनियम भी, लेकिन जब हम सिस्टम यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करते हैं तो आपने देखा कल हमने सुपीरियर सर्वाइकल गेंग्लिया और मिडिल और इन्फीरियर सर्वाइकल गेंग्लिया से पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स हमने आर्टरीज के अराउंड भी हमने सेंड किया था टू द हेड एंड नेक इंक्लूडिंग द ब्रेन आल्सो, तो वो साथ ही हो जाते हैं। इसका मकसद ये है कि सुपीरियर सर्वाइकल गेंग्लियन पर अगर कोई कंप्रेशन अगर वहाँ पर कोई डिसऑर्डर होता है या वहाँ कोई ट्यूमर उसको कंप्रेस कर देता है तो आपके हेड एंड नेक की जो इनर्वेशन है सिंपैथेटिक की वो कट ऑफ हो जाएगी। हालांकि हेड एंड नेक में उस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा होगा और ये बात सिर्फ सुपीरियर सर्वाइकल गेंग्लियन से रिलेटेड नहीं है, इवन आपके मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गेंग्लियन पर भी अगर कंप्रेशन हो जाती है तब भी हाल वही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके प्री गेंग्लियनिक जो फाइबर्स होते हैं वो जाहिर है T1 गेंग्लियन से अपवर्ड जाते हैं। इसका मकसद है कि लोअर डाउन अगर कहीं पे भी कंप्रेशन हो गई तो सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर तीनों की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। और कुछ ऐसा ही कि ये सारी सप्लाई जा रही थी अंदर T1 से, तो प्री गेंग्लियनिक की सप्लाई अगर अंदर T1 में कोई मसला हो गया ना अगर, तब भी ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि T1 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गिविंग प्री गेंग्लियनिक ह्यूज इनर्वेशन टू योर सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर स्पेशली सुपीरियर सर्वाइकल गेंग्लियन। अब बात हो रही थी उसकी। अब यहाँ पर हम देखें कि मैंने आपको जस्ट डिस्कस करके बताया कि बाबा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो इस्तेमाल करेगा सेंट्रल को भी और पेरिफेरल को भी। और अगर बात हो रही है सेंट्रल की तो हमने कल बताया आपको कि इट शुड बी ब्रेन यानी फोर ब्रेन। अब इसमें जाहिर है हाइपोथैलेमस का भी एक अपना रोल है इसके अंदर। हम लोग यहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोनाटमी में डिस्कस होगा जब हम डायनसेफ्लॉन को ओपन करेंगे और उसके जब स्ट्रक्चर्स करेंगे। लेकिन हमें आइडिया है यहाँ पर कि ये T1 ऐसे अकेला नहीं बैठा हुआ है। T1 को सप्लाई जो है फिर एक और ऊपर से सप्लाई है। यूँ समझ लो कि प्री और पोस्ट से अलावा प्री भी है एक तरह से, यानी प्री गेंग्लियनिक इज अगेन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, सो मच सो दैट समटाइम्स इन द हाइपोथैलेमस इसको हम कभी कभी हेड गेंग्लियन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। हेड गेंग्लियन ये भी एक तरह से गेंग्लियन के, हालांकि गेंग्लियन तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन कभी कभी इसको ऐसे ही निकनेम के तौर पे हेड गेंग्लियन भी कहते हैं बिकॉज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक मींस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गेंग्लियनिक सेंटर्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जिनका एक लोकेशन हमने थोरेकोलंबर भी देखा है T1 से लेके L2 तक 14 सेगमेंट्स। तो उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक भी हैं जिसको आज डिस्कस करते हैं, और ये इसके कंट्रोल में है और ये फिर कंट्रोल में है हायर सेंटर्स के, यानी इस प्री से भी पहले भी प्री है समझ लो, लेकिन वो सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके होगा। हमारा काम जो है वो दरअसल थोरेकोलंबर या क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो से ऑनवर्ड है, वहां से स्टार्ट है, वहां से कम से कम प्री गेंग्लियनिक हम जरूर करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम प्री गेंग्लियनिक नहीं करते, पोस्ट गेंग्लियनिक से स्टार्ट करते हैं कोई, हम ऐसे नहीं, हम प्री गेंग्लियनिक भी करते हैं, लेकिन काम की चीज हमारे पास पोस्ट गेंग्लियनिक ही है। असल में इफेक्टर ऑर्गन तक पोस्ट गेंग्लियनिक पहुंचता है, लेकिन उसको कंट्रोल करता है प्री गेंग्लियनिक। अब यहां पर हम देखें कि ये इस जगह पर हमने देखा ब्रेन स्टेम है, तो ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और उसके बाद हमने यहां पर डिस्कस की थी स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 8 सर्वाइकल सेगमेंट्स, 12 थोरेसिक सेगमेंट्स, 5 लंबर एंड 5 सैक्रल एंड कॉक्सिजन, ये हमारे 31 सेगमेंट्स हैं। अब इनके साथ हमने डिस्कस किया यहां पर कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक का जो फ्लो है, जो सिंपैथेटिक फ्लो है उसका प्री गेंग्लियनिक जो लोकेशन है वो 14 सेगमेंट्स कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी का मकसद यह है कि वो स्टार्ट हुआ था कहां से, T1 से लेके, और उसके बाद जैसे T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, L1 एंड L2। ये हमारी थी
प्री गैंग्लियनिक के सेंटर्स। इसलिए हम इसको कहते हैं थोरेकोलम्बर आउटफ्लो। और आउटफ्लो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये दरअसल मोटर सिस्टम की बात हो रही है। ऑटोनॉमिक इज एक्चुअली अ विसरल सिस्टम एंड दैट इज एक्सक्लूसिवली अ मोटर सिस्टम। तो इसका मकसद है कि जो मोटर सिस्टम है तो किस चीज के लिए? विसरल मोटर सिस्टम। और विसरल मोटर माने वो जो 3 मेजर स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर ये टारगेट कर रहा है। तो क्या उस 3 मेजर स्ट्रक्चर से क्या सेंसरी सिग्नल्स नहीं उठते हैं? वो भी उठते हैं। क्या ये इन नर्व्स पे नहीं चढ़ते? चढ़ते हैं, लेकिन हम इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काउंट नहीं करते। हम उनको उसके साथ ही काउंट करते हैं। वो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपने देखा हुआ है ना, सेंसरी, सोमेटिक सेंसरी, विसरल सेंसरी को उसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं और उसको मिला के हम कहते हैं जनरल सेंसरी सिस्टम। सोमेटिक भी विसरल भी, उसको जाके उसमें डिस्कस करना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज डिस्कस होगी, वो होगी मोटर सिस्टम, विसरल मोटर सिस्टम, जनरल विसरल इफरेंट सिस्टम। जनरल क्यों? जनरल इसलिए क्योंकि ये वो सारे आर्गन्स हैं जो बेसिकली मेसेनकाइम से डेवलप होते हैं, इसलिए वो विसरल होते हैं। और क्योंकि वो रूल फॉलो करते हैं इसलिए वो जनरल होते हैं। और क्योंकि ये मोटर होते हैं इसलिए वो जनरल विसरल इफरेंट होते हैं। तो यहां पर ये था और बताया आपको कि यहां से जब बाहर जब प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे तो ये क्योंकि ट्यू न्यूरॉन सिस्टम है तो फौरी तौर पर उनको उनका गैंग्लियन मिल जाएगा। और गैंग्लियन मिलेगा तो कहां मिलेगा? वो T1 के बाहर ही बैठा होगा। कहां पर? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाहर। तो हमने यहां पर एक गैंग्लियन देखा, कौन सा? T1 गैंग्लियन। तो यहां पर हमने T1 गैंग्लियन देखा। थोड़ा नीचे आए तो T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 and then L1 and L2। ये हमने गैंग्लियन देखे। और ठीक इसी तरीके से यहां पे भी देखें। यहां मैं सिर्फ लाइन बना रहा हूं सिर्फ। अब ये जो गैंग्लियन है तो नॉर्मली तो यही था जो हमने कल आपको बताया। नॉर्मली तो यही है कि इसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स बड़े आराम से बाहर आएंगे, रिले करेंगे और इनके पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो जाएंगे किसके साथ? स्पाइनल नर्व के साथ, जैसे T1 नर्व के साथ। और फिर भले उसके 2 रेमाए बन जाएं और एक का नाम एक एंटीरियर रेमस हो, एक पोस्टीरियर रेमस हो। एंटीरियर रेमस भले प्लेक्सस बनाए ना बनाए, जो है सिलसिला हमने बताया हमें। वो T1 आपको पता है कि बनाती है तो वो अल्नर नर्व को मिल जाती है। तो इसके प्री पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स अल्नर नर्व के साथ भी चले जाएंगे। और जब जाएंगे तो उसके साथ आपको वही सिलसिला मिलेगा जैसे स्वेटिंग वगैरह। और यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स वगैरह हैं, क्योंकि हमारे आम में स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं, इरेक्टर पाइला मसल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उन जगहों पर हमें पहुंचाने थे तो हमने वहां पर पहुंचा दिया। इसी तरीके से यहां पर ये सारे के सारे फाइबर्स इसी तरीके से यहां पर गए। तो आप देखें यहां से ये भी क्या है, वो लाइकवाइज। वैसे रूल यही होता है कि अगर गैंग्लियन है, अगर फॉर एग्जांपल नर्व्स हैं 12, गैंग्लियन बाय रूल होने चाहिए 12, एक कम होता है उम्र। तो लंबर भी उम्र फिजिकली 5 होते हैं तो लंबर के गैंग्लियन भी आपको 4 मिलेंगे। और 4 का मकसद ये नहीं कि एक गायब हो जाता है, एक किसी दूसरे के साथ फ्यूज होकर सिंगल एंटिटी बन जाता है। जैसे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन हर हाल में 4 से मिलकर एक बनता है, तो लंबर में भी एक आध ऐसा होगा जो मिलकर एक बना देगा। ये एक बाय रूल ऐसे समझा जाता है। कहीं होगा कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेक्रल में भी आपको फुली 5 नहीं मिलेंगे, आपको उमूमन 4 मिलेंगे। 1 लेस ही माना जाता है उमूमन। तो यहां पर हमने ये सारे के सारे आपने यहां पर देखे। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक रेगुलेशन वे है। 14 नर्व्स के साथ तो और कोई खेल है ही नहीं, ये तो है ही बाय डिफॉल्ट ऐसा है। लेकिन हमें पता है कि इनके अंदर प्री गैंग्लियनिक नहीं है, इनके अंदर भी प्री गैंग्लियनिक नहीं है। तो इसका मकसद ये कि ये 14 नर्व्स के साथ तो गए। हमें पता है कि हमें 14 नर्व्स के अलावा 8 नर्व्स ऊपर भी थी और 8 नर्व्स नीचे भी थी, यहां पर भी हमें देना था। अब देना था तो जाहिर है आपको प्री गैंग्लियनिक सप्लाई तो उधार की मिल सकती है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक तो नहीं ना मिल सकती। भाई आपको सपोर्ट प्री गैंग्लियनिक की आपको अपने पड़ोस से मिल जाएगी, लेकिन बिल आखिर काम तो आपको खुद करना है ना। तो इसका मकसद ये हो गया कि आपको काम खुद करना है। तो आप खुद कहां हैं? आप खुद गैंग्लियन की शक्ल में हैं। कितने गैंग्लियन? मैंने बताया था 8 गैंग्लियन, लेकिन पता था आपको कि 4 ऊपर से मिलकर बने हैं आपके। इसका मकसद ये हो गया कि हमें यहां पे प्री गैंग्लियनिक सप्लाई नहीं मिलेगी, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक सप्लाई उधर मौजूद है। और सबसे बड़ा गैंग्लियन सबसे जो ऊपर है वो है आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। दरअसल 4 के फ्यूजन से बना है।
उसके बाद जो दूसरा है वो 2 के फ्यूजन से, और उसके बाद जो नीचे है वो 2 के फ्यूजन से। इसमें जो ये और ये है, मैंने बताया ये फ्यूज होकर फिर सिंगल गेंगलियन भी बना सकते हैं, इसमें से 3 सेगमेंट्स होंगी, इसका नाम स्टिलेट गेंगलियन। और यहां पर तो इसका मकसद ये हो गया कि एक तरीका ये भी है और ऐसा ही तरीका नीचे भी होगा। अब नीचे का मकसद ये है कि क्या नीचे को यहां पर हमने L2 तक देखा है ना, तो आपको L3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। वैसे मैंने बताया 5 नहीं होते हैं, एक कम भी हो सकता है, लेकिन आप 3 और बना लें चलें। और ये कि S1, ये S2, S3, S4, S5। और ये जब आपने यहां पे देखा, इसका मकसद ये है कि ये गैंग्लियन सिर्फ थोरेकोलम्बर आउटफ्लो के लाइन में ही नहीं होते, ये थोरेकोलम्बर आउटफ्लो के बियॉन्ड भी होते हैं, ऊपर भी 8 और नीचे भी 8। तो इसका मकसद है कि इस लाइन को मैं और ड्रा कर रहा हूं, यहां पर भी होते हैं और यहां पर भी होते हैं। अब इसको मैं ज्यादा नीचे नहीं लेके जा रहा हूं। वैसे ये जो लेवल है आपको पता है, स्पाइनल कार्ड में ये लेवल वर्टिब्रा में L1 पे होती है, ये समझ रहे हैं ना आप। ये वर्टिब्रा में ये जो कॉनस मेडुलस कहां खत्म होता है, L1 में। लेकिन हाँ चलो L1 L2 जो भी, लेकिन बहरहाल यहां पर मौजूद होती है। ये वर्टिब्रा की लेवल बता रहा हूं, लेकिन ये जो लेवल सेगमेंटल होगी वो तो कॉक्सिजल होगी ना, और वर्टिब्रा की लेवल ये है। तो इसका मकसद है कि आपके ये गेंगलिया को वर्टिब्रा L1 पे आके थोड़ी खत्म होते हैं। ये आपका जो लास्ट कॉक्सिजल जो, या इवन समझ लो सेक्रल 6 का जो 5 का जो है गैंग्लियन, वो आपका कॉक्सिस तक जाएगा। ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, जिसको मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा आ गया है यहां पर। तो दिस शुड एक्चुअली बी गोइंग डाउन हियर, यहां। यानी इसका मकसद है कि आपके 2 सिंपैथेटिक चेन्स जो हैं वो कहां तक पहुंच जाते हैं, आपके कॉक्सिस तक जाते हैं, बेसिकली लिटिल बिफोर कॉक्सिस होके। तो ये यहां तक पहुंच जाते हैं और वहां तक आपका स्पाइनल कार्ड नहीं होता, कॉनस मेडुलस भी नहीं होता, वहां पर कार्डियक कोना होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग दिखाया है आपको। अब दोबारा इसको हम क्या करें, चले ठीक है इसको कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये L2 तक तो है ही, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और उसके बाद ये 6 है। तो ये यहां तक जाएगा, और जब यहां तक जाएगा तो कॉक्सिस पे आके इस साइड का सिंपैथेटिक चेन और इस साइड का सिंपैथेटिक चेन ये आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगे इन द सेंटर, इन द मिडल। और यहां भी एक सो कॉल्ड गैंग्लियन जैसा बन जाएगा। इसको हम गैंग्लियन एम्पायर कहते हैं। इसका दी गैंग्लियन एम्पायर, ये गैंग्लियन एम्पायर है। ठीक है, अब ये जब आप यहां पे देख रहे हो तो ये तो 14 नर्व्स के साथ आपने भेजे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो ऊपर के 4 हैं इनका टारगेट ये होगा। माने एक और तरीका ये होगा कि आप यहां से ऊपर से, खास तौर पे T1 को अगर मैं यहां बताऊं आपको, तो ये T1 वाले जाएंगे किसमें, दे विल गो इनटू द T1, लेकिन यहां रिले करते हुए ये ऊपर जाएंगे और इन चारों में यहां रिले हो जाएंगे। माने आपको प्री गैंग्लियनिक सप्लाई कहां से मिली है, T1 से, लेकिन जो नीचे वाले हैं ये आपको T2 और T3 वाले ये आपको इस तरीके। इसका मकसद ये है कि यहां से फिर आपकी 4 नर्व्स, मैंने आपको बता थी कल कि 4 नर्व्स और भी आपके इनर्वेट हो गई। माने इसका मकसद सर्वाइकल प्लेक्सस को एंटीरियर पोस्टीरियर में, तो सर्वाइकल प्लेक्सस को आपको नर्व्स मिल गई। माने सर्वाइकल प्लेक्सस को सिर्फ अब सोमेटिक नर्व्स ही नहीं, ऑटोनॉमिक भी हैं। तो आपका ये गर्दन के ऊपर ये जो आपका पसीना वगैरह आ रहा है, इस किस्म की चीजें, वो आपका काम हो गया, और साथ में वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह ये जितने भी है वो सारा हो गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आपका ये है, और बाकी जो दूसरे वाले हैं वो दोनों को मिलेंगे। यानी कौन से, ये वाले, ये भी और ये भी। और ये जब आएंगे यहां पर तो आपको पता है कि ये भी यहां मिल जाएगा। उसका मकसद सर्वाइकल में अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस भी आपका कवर हो गया, क्योंकि C5, C6, C7, C8 उसके एंटीरियर पोस्टीरियर में भी, ये नेक की बैक भी आपकी सप्लाई हो गई, और साथ में आपके ब्रेकियल प्लेक्सस जो एंटीरियर रेमा से बनता है वो भी सप्लाई हो गया। इस वक्त आपके जो बाजुओं पर जो भी पसीना है इस वक्त, जो स्वेटिंग वगैरह है, उसका भी मामला तय हो गया, और जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं वो भी मामला तय हो गया। वो स्वेट ग्लैंड्स का मामला तो है ही सारा कुछ, इरेक्टर पायला हो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ हो गया, क्योंकि यहां पे जरूरत थी। किस नर्व के साथ, वो जो भी नर्व आपकी सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती हैं, हर एक के साथ होंगे ऑटोनॉमिक फाइबर्स, समझ रहे। तो वो ऑटोनॉमिक फाइबर्स उनके साथ पहुंच जाएंगे। ये भी यहां पर होगा, और ऐसा ही जैसे आप नीचे आ गए वो भी ऐसा ही होगा। ऐसा मतलब क्या, ये आपके जो ये T11, T12, T13 ये है, तो ये जो नीचे आप यहां पे देख रहे हो इनके साथ भी ऐसे ही तरीके से होगा। तो ये लोअर डाउन होगा, ये इनके साथ ये जाएंगे यहां पर।
और ये खास तौर पे ये जो L1 L2 है, ये इस जगह पर, ये आपको खास तौर पे इन जगहों पे मिल जाएगा, ये जो T11 T12 है। लेकिन ये जो L1 L2 है, इसका ज्यादा टारगेट जो होगा वो आपका सेक्रल होगा, क्योंकि सेक्रल का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं भाई। लंबर्स 5 हैं, 2 लंबर्स के पास तो प्रीगैंग्लियनिक सप्लाई फिर भी है, जो सेक्रल हैं 5 उनके पास तो प्रीगैंग्लियनिक सप्लाई तो सिरे से है ही नहीं। तो सेक्रल्स को ज्यादा कौन सप्लाई करेगा? जाहिर है लोएस्ट, और लोएस्ट हमारे बनते हैं L1 और L2। तो सम एक्सटेंड चलें T5 भी हो जाता है और T12 भी हो जाता है उसके अंदर, लेकिन लंबर्स के अंदर हमें यहाँ पे L1 L2 और इसके साथ साथ T11 T12 यहां से मिलेंगे। अब आपकी कोई भी नर्व विदाउट पोस्टगैंग्लियनिक फाइबर्स नहीं है। लेकिन मामला ये नहीं है, सिर्फ मामला और भी है, और ये है कि ये जो फाइबर्स हमने ऊपर ये डाले हुए थे, जिनको नाम हमने डाला था पोस्टगैंग्लियनिक फाइबर्स, ये पोस्टगैंग्लियनिक फाइबर्स, प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स यहां आ गए, ये पोस्टगैंग्लियनिक फाइबर्स चले गए नर्व्स के साथ, लेकिन ये कोई 1/3 तक गए हैं, 1/3 और रुके हुए हैं बीइंग पोस्टगैंग्लियनिक। और ये पोस्टगैंग्लियनिक जो 1/3 रुके हुए हैं यहां पर, इनको हमने यहां पर बंच बना के अब इनकी अपनी नर्व बनाई है और इनको हमने हार्ट में भेजा है, इसको भी और यहां से भी और यहां से भी, और ऐसा इधर भी और यहां भी। ये कार्डियक नर्व्स हैं, पोस्टगैंग्लियनिक कार्डियोपल्मोनरी नर्व्स, और ये कार्डियोपल्मोनरी नर्व्स अंदर चली जाएंगे। अब इनको किसी प्लेक्सस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये बन चुके हैं क्या? पोस्टगैंग्लियनिक। ये पोस्टगैंग्लियनिक फाइबर्स यहां पर बन गए आपके, 1/3 चले गए पोस्टगैंग्लियनिक नर्व्स के साथ, 1/3 केविटी के अंदर घुस के थोरेक्स को सप्लाई किया, और जो बाकी 1/3 बच गए वो पेरियार्टेरियल प्लेक्सस बनाया उन्होंने। और पेरियार्टेरियल प्लेक्सस आपने यहां पे देखा कि यहां से बीइंग पोस्टगैंग्लियनिक, और यहां से एक जंप इस तरीके से ये और दूसरा ये किसके साथ जाएंगे? ठीक है ना, वो आर्टरीज के साथ, वो 3 आर्टरियां जो ऊपर जाएंगे उनके साथ चल जाएंगे। एक होगी कैरोटिड आर्टरी, और एक होगी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और एक वर्टिब्रल आर्टरी। ये चल के देखेंगे जब आप ना, तो आपको नजर आएगा कि 3 मेजर आर्टरियां ऐसे जा रही हैं कॉलम्स की तरफ, और कोई इतनी बड़ी आर्टरियां हैं ही नहीं, और इन्हीं बड़ी आर्टरियों के ऊपर ये चला जाता है, चढ़े जाएगा तो ये पूरे फेस को सप्लाई मिल जाएगा, जिसमें से इंफीरियर थायराइड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस फ्रॉम सबक्लेवियन। और कॉमन कैरोटिड तो है ही, और कॉमन कैरोटिड आगे जो भी करे, आधा एक्सटर्नल कैरोटिड तो आधी इंटरनल कैरोटिड, तो आधे फाइबर इनके साथ, आधे फाइबर उनके साथ, पेरिआर्टेरियल प्लेक्सस। जो एक्सटर्नल कैरोटिड है वो बाहर आएगी तो बाहर की तरफ, तो फेस वेस पे आपको सप्लाई मिल जाएगी। इसका मकसद ये हो गया, इससे आप अंदाजा लगाएं। और जो इंटरनल कैरोटिड घुसेगी कहां? इनटू द क्रेनियल कैविटी, वो ब्रेन को तो करेगी, साथ में आई को भी दे देगी। माने इसका मकसद है कि आई के अंदर अगर कोई सिंपैथेटिक सप्लाई आपको मिलेगी तो पोस्टगैंग्लियनिक सिंपैथेटिक ही होगी यकीनन, क्योंकि वहां ही क्यों होगी, हर जगह पे जो होगी वो पोस्टगैंग्लियनिक होगी, और उसका खास तौर पे सेल बॉडी किधर होगा? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में अगर होगा तो आई के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपके वो प्यूपिल जो है वो जो डायलेट हो जाती है इमरजेंसी में, वो काम भी दरअसल सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का होगा। और वो जो आपकी आई है, जो अपर आईलिड है, जो आप ऐसे ओपन करते हो ऐसे, और जब इमरजेंसी होती है या कोई हॉरिबल कोई चीज या कोई हॉरर मूवी वगैरह देखते हो तो आपकी 5% से ज्यादा आंखें ऐसे भी खुल जाती हैं। ये आप खुद नहीं करते हो, ये इमोशनली होती हैं, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है। इसका मतलब अपर आईलिड में 95% कंट्रोल वॉलंटरी होता है, 5% इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, और ये सिंपैथेटिक होता है। और क्यों खुलती हैं आंखें? कब जरूरत पड़ती है आपको? जब रेस्ट में है कि जब इमरजेंसी में है? ठीक, तो आपको इमरजेंसी में। और पीपल भी कब डायलेट होती है? जब इमरजेंसी में लाइट ज्यादा चाहिए आपको, पीपल डायलेट हो जाती है बाय मसल, तो उस मसल को भी कंट्रैक्ट करना ताकि पीपल डायलेट हो जाए, और आईलिड को भी थोड़ा सा और खोलना, और कुछ तो आपने खोली हुई है, बल्कि आपने ज्यादातर खोली हुई है, लेकिन आप देखें कोई हैरान कुन ऐसी कोई चीज देखते हैं, आप देखें अपना आईना देखें, आप देखें आपकी आंखें ऐसे खुली रह जाती है, या 5% और फुल हो जाता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये सिंपैथेटिक कंट्रोल है। तो 2 मसल जो होती है सिंपैथेटिकली कंट्रोल होती है, और जाहिर है सिंपैथेटिकली कंट्रोल का हेडक्वार्टर किधर बैठा हुआ होगा? क्या इधर? क्या असल बाप उसका अंदर बैठा हुआ है, कहां? T1 पे। इसका मकसद यह है कि, और उनका दादा किधर है? हाइपोथैलेमस। इसका मकसद है कि अगर हाइपोथैलेमस में यहां बनाऊं, ये यहां ऐसे करूं और मैं यहां करके इधर ले आऊं, और खुदा न खासा अंदर कोई स्ट्रोक हो जाए तो यहां असर पड़ेगा कि नहीं? समझ गए? असर पड़ेगा बिल्कुल। और अगर फॉर एग्जांपल इस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे कोई पांव रख दे अगर, तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर मिडिल पे रख दे तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फाइबर यहां से गुजरे हैं बाबा। ये फाइबर जो ये कहे तो कि यहां पड़ेगा तो असर पड़ेगा आंख पे, यहां पड़ेगा तो असर नहीं पड़ेगा। भाई क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये फाइबर्स इधर से गुजरे हैं,
असर पड़ेगा उस पर, इवन इंफीरियर पे भी होगा ना, स्टिलेट पे भी होगा, अगर जबरदस्ती उस पर जोर आ जाएगा तब भी पड़ेगा। क्यों? सप्लाई इधर से जा रही है ना, प्री गैंग्लियन सप्लाई इधर से जा रही है। उसको अगर प्री गैंग्लियन सप्लाई अपने घर से मिलती फिर नहीं पड़ता। ये प्री गैंग्लियन सप्लाई यहां से आ रही है, और यहां से आ रही है इतना कुछ कि ये जो रूट ऑफ नेक है, जिस जगह पे आप पूरी सांस लोगे तो आपका अपेक्स ऑफ द लंग इधर भी आ जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर अपेक्स ऑफ द लंग पे कोई ट्यूमर हो गया ना अगर, तो ये यहां दबा देता है, इसे दबा के ऐसे पीछे जोर जो दे देता है, तो सिंपैथेटिक जो ट्रंक है वो हमारा दब जाता है। और सिंपैथेटिक ट्रंक अगर इधर दब गया इधर यहां पर, तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की सप्लाई तो कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मेरी सप्लाई तो उधर ही से आती है ना, जाहिर मेरा पाइपलाइन उधर से आता है पानी का। हमारी गैस की सप्लाई आती है एसबी से, या फिर सुई गैस से, फारिग में जैकबाबाद से आती है। तो जैकबाबाद में अगर वहां पर कोई गैस लाइन फाड़ देता है तो मैं थोड़ी कहूंगा, मैं तो हैदराबाद में रहता हूं, मैं क्यों अफेक्ट हो गया? भाई तुम्हारी लाइन उधर से गुजरती है, तो तुम्हारी लाइन यहां से जा रही है। तो इसका मकसद है कि आपकी आंख क्या होगी, क्या फुली खुली रहेगी कि थोड़ी गिरेगी? तो इसको हम कहते हैं पार्शियल टोसिस। सिर्फ से यही होगा कि वो प्यूपिल आपकी जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायलेट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो मसल इस्तेमाल हो रहा था वो इनर्वेटेड नहीं रहा। क्या सिर्फ यही मामला रहेगा, या आपके फेस पर जो आपको फेशियल आर्टरी वगैरह आई है, क्या के लिए आई है कि उसके ऊपर चढ़े हुए हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी, वो आपके फेस को सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्या? और फेस पे 2 ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स हैं ना आपके, कौन? स्वेट ग्लैंड नहीं, टंग तो नहीं, टंग ऑटोनॉमिक कब है? टंग से बड़ा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो ये क्या फेस, फेशियल फेस पे आएगी तो फेस पे क्या करेगी? स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करती थी बड़े आराम से। फेशियल नहीं, फेशियल के ऊपर चढ़े हुए पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। पेरियार्टियल प्लेक्सस था ना, फेशियल किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड की, एक्सटर्नल कैरोटिड कॉमन की है, तो अपने हिस्से का सिंपैथेटिक लेके आइए ना इधर। तो इधर से आपको क्या होगा? इधर से आपको ड्राइनेस हो जाएगी, ये हाफ फेस पर आपको पसीना ही नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं हेमी मींस हाफ, एन मींस एन मींस लॉस, हाइड्रोसिस मींस वाटर। आधा पानी आपका नहीं होगा। आधा पानी नहीं होगा मतलब आपका हाफ फेस जो होगा वो ड्राई होगा, हाफ पे आपको पसीना आ रहा होगा। इसको हम हेमी एनहाइड्रोसिस कहते हैं। क्या मामला सिर्फ यही रहेगा कि आपके ब्लड वेसल्स पे भी असर पड़ेगा? क्या डायलेटेड होंगी? क्यों? क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा ना यहां पर। नहीं, वेन्स पर इतना ज्यादा नहीं है, वेन्स में ज्यादा, आर्टीरियल्स पर इन पे ज्यादा है, कैपिलरियां खुल जाती हैं इससे आपकी। वेन्स पे भी होंगी लेकिन असल जो है आर्टीरियल्स पे। तो आर्टीरियल्स पे जब होंगी तो ये आधा फेस जो आपका होगा पेल के रेड, फ्लैशिंग ऑफ फेस, फ्लैशिंग, हेमी एनहाइड्रोसिस, हेमी मींस हाफ, एन मींस लॉस, नो, हाइड्रोसिस मींस वाटर, हाफ लॉस ऑफ वाटर मींस, हाफ लॉस ऑफ वाटर मींस ड्राइनेस मींस नो स्वेटिंग। आधे पे स्वेटिंग भी नहीं और वहां पर फ्लैशिंग भी, रेड भी, शायद पहले थोड़ा उसको कहते हैं मेरा। और उसके बाद आपकी पार्शियली आंख गिरी हुई हो, पार्शियली, क्योंकि बहरहाल उसको वॉलंटरी मसल कंट्रोल तो है ना आपके पास, बंद नहीं होगी ऐसे पार्शियली, इसको ऊपर पार्शियल टोसिस। और साथ में प्यूपिल भी आपकी नैरो मायोसिस। इस पूरी चीज का जो सेंटर है, क्या अलग अलग डिजीजेज हैं कि डिजीज एक ही है? ये एक ही प्रॉब्लम है, उसको मिला के हम सिंड्रोम कहते हैं, उसी का नाम है हॉर्नर सिंड्रोम। और हॉर्नर सिंड्रोम की वजह क्या है? वजह तो कुछ भी हो सकती है, वजह अंदर से भी हो सकती है, स्ट्रोक हो गया, वजह यहां भी हो सकती है। और ये कौन सी वजह है? इस वक्त जो मैं बता रहा था, वो अपाइकल जो पल्मोनरी अपेक्स का जो ट्यूमर है उसने ब्लॉक किया है इसको। और अगर वो ट्यूमर ब्लॉक करके हॉर्नर सिंड्रोम कर दे आपको, दूसरी चीजें तो करेगा ही, साथ में एसोसिएटेड ये सिंड्रोम भी होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अपेक्स के ट्यूमर पर जो मास है वो प्रेस कर रहा है, इसकी वजह से हो गया है क्या? हॉर्नर सिंड्रोम। और जब हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए ना तो फिर अपाइकल ट्यूमर का नाम ही चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं पेनकॉस ट्यूमर। पेनकॉस नाम है साइंटिस्ट का, दिस इज कॉल्ड पेनकॉस ट्यूमर। तो पेनकॉस ट्यूमर क्या है? दिस इज एक्चुअली दी tumor of the apex of the lung that is compressing on the sympathetic chain leading here to the Horner syndrome. Horner syndrome में ये 4 चीजें तो हैं ही, और एक आध और भी है, वो चल के आपको हेड एंड नेक में आपको आइडिया होगा उसका। अब ये जहां पर हम देखें, ये मैंने बताया आपको कि यहां तक तो मामला आ गया। अब उसके बाद आप देखिए आपकी सारी नर्व सप्लाई हो चुकी है, सब कुछ है, लेकिन मसला यहां ये नहीं है सिर्फ, मसला एक और भी है कि यहां तक तो हमने देखा कि जो भी हमने यहां से सिंपैथेटिक चेन से आगे बढ़ाया है वो पोस्ट गैंग्लियन की बढ़ाया है आगे। लेकिन अब एक और चीज आ रही है ये कि यहां से 5 और 6 से, ये 5 है, ये अपने गैंग्लियन में जाएगा जरूर, लेकिन ये जाने के बाद ये विदाउट ड्रिलिंग वहां से निकल आएगा। ये 5 है, और ऐसा इसके देखा देखी 6 भी, और ये किनर
फिर 7B, फिर 8B और अब फिर 9B, और उन्होंने एक ही नर्व बना ली। ये ग्रेटर स्प्लेनिक मैंने जो बताया आपको कल। और ऐसा ही फिर जो दूसरा वाला है जिसको हम यहां पे कहते हैं, ठीक है, ये 10 और 11, ये लेसर है और आखिर में ये बनाया ये लीस्ट। ये 3 नर्व जिनको हमने कल डिस्कस किया। सर ये विदाउट रिलेइंग आ रही है? हाँ, ये विदाउट रिलेइंग। विदाउट रिलेइंग माने इनका मकसद क्या है कि इनको आगे कोई और गेंगलिया का आसरा है, इनको तभी तो नहीं आए, इनको क्यों इग्नोर किया इन्होंने? क्योंकि इनको आगे आसरा है। ये से नहीं जा सकते थे, ये से खुद जाके अपने इफेक्टर ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकते। ये स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड इसकी बात ही नहीं समझेंगे। इनको हर हाल में किसी न किसी गेंगलियान में, किसी न किसी सेल बॉडी पोस्ट गेंगलियानिक में रिले होना होगा, और जितने भी पोस्ट गेंगलियानिक इस चीज से बाहर होंगे वो हमेशा न्यूरल क्रेनियल सेल से होंगे। और न्यूरल क्रेनियल सेल से सिर्फ वही नहीं होते हैं, क्रेनियोफेशियल स्केलेटन भी होता है। तो इसका मकसद है कि कहीं पर क्रेनियोफेशियल स्केलेटन में कहीं गड़बड़ हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं न्यूरल क्रेनियल सेल्स में भी गड़बड़ हो सकती है। और ऐसा सिर्फ वो नहीं है, हार्ट में भी कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सेप्टा आपको पता है ना न्यूरल क्रेनियल सेल से बनते हैं। और ये आप यहां पे 3 नर्व्स जिनको हमने डिस्कस किया। अब यहां पर आप देखो कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेटर स्प्लेनिक को ये नर्व्स आपको मिलती हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे सकती हैं। कहां? रीनल प्लेक्सस पे, एड्रिनल मेडुला पे, सीलिएक के प्लेक्सस पे और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस तक। हाइंड गट तो रह गया अबे हाइंड गट रह गया तो हम भी अभी T12 पर हैं, अभी भी हमारे पास है। और सिर्फ हम यहां नहीं है, हमारे पास और 10 गेंगलिया मौजूद हैं। हम और भी खुल के खेल सकते हैं, हम और भी स्प्लैंकिनिक नर्व्स बना सकते हैं जो हमारी कैविटी में और अंदर जाएंगी। अभी सिर्फ हाइंड गट नहीं है, हमारे पास अभी पेल्विस भी पूरा पड़ा हुआ है। इनको सप्लाई करने के लिए हमें चाहिए। अब जहां पर जैसे मैंने बताया ये ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व्स आप यहां पे लेके आ रहे हो। अब देखिए यहां इसको यहां पे रोक रहे हैं, मैं इसको इस तरफ आपको बना के दे रहा हूं। फाइव 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल यहां पे लेके आएंगे तो जनरली आपको बताया कि ये जो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व यहां पर आई है, इसका जो मेन टारगेट है वो सीलिएक गेंगलियन है। लेकिन सीलिएक गेंगलियन के अंदर जब आप इसको लेके आओगे लाइक दिस, ये सीलिएक गेंगलियन पे हम यहां लेके आ गए, और सीलिएक गेंगलियन के बाद इसके पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर्स को तो फिर आप फोरगट के सीलिएक आर्टरी की ब्रांचेस के साथ पेरी आर्टरियल बना के जाओगे तो अब फोरगट का कोई आर्गन बाकी बचेगा नहीं, सबको सप्लाई मिल जाएगी आपको। लेकिन मसला ये है कि सुपीरियर सर्वाइकल जो है वो सिर्फ ये जो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व है यही नहीं, उसके साथ साथ इवन टू सम एक्सटेंट लेसर का भी कुछ हिस्सा वो भी आपको कंट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर, और इसके भी आप फाइबर्स आप सीलिएक के साथ लेके जा सकते हो। लेकिन यहां तक मामला दुरुस्त है। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व ने अपने फाइबर बिल्कुल डाले हैं इसके अंदर, लेकिन उसके आधे से ज्यादा फाइबर इसके अंदर नहीं है, या इसके आधे से ज्यादा फाइबर्स इससे पास होके ये एड्रिनल मेडुला में जाके रिले करेंगे। इसका मकसद है कि ये जाके इधर एड्रिनल मेडुला में जाके रिले करेंगे। ये हमारा एड्रिनल मेडुला है, ये इसके ऊपर कार्टेक्स है, ये इसके ऊपर आप किडनी बना लें। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द एड्रिनल मेडुला। इसका मकसद है ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व आपको एड्रिनल मेडुला में जाके रिले करती हुई नजर आएगी आधे से ज्यादा, लेकिन आधी गई है किसके अंदर? सीलिएक गेंगलियन के अंदर, और सीलिएक से फिर ये निकल के आ गया। लेकिन लेसर में भी हमें ये मामला उधर मिला है। और उसके साथ साथ अब लेसर सारी की सारी लेसर इधर नहीं गई है, लेसर के भी आधे फाइबर इससे गुजर के न रिले होते हुए थोड़े से नीचे आ गए, क्योंकि इसका डिटैच पोर्शन कोई ऑफ शूट नीचे भी थोड़ा सा नीचे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर यहां बैठा हुआ है। तो एक और प्री वर्टिब्रल या प्री एओर्टिक एक और प्लेक्सस है जो यहां है, जिसमें लेसर के फाइबर ज्यादा गए हैं। और लेसर के फाइबर ज्यादा यहां पर ऑलमोस्ट हाफ लेसर के फाइबर, हालांकि लेसर के आधे फाइबर्स तो सीलिएक में भी गए थे, और ये फाइबर यहां पर अगर आ गए तो इसका मकसद ये कि एक और गेंगलियन, मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला के दे रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल डिटैच नहीं होते हैं गेंगलिया, ये प्लेक्सस होता है पूरा, इसका ये ऑफ शूट होता है, उसी के कुछ फाइबर उधर नहीं हुए रहे तो नीचे हो रहे हैं, और ये यहां पर होगा। और इसके साथ इसके फाइबर जब बाहर निकलेंगे तो ये चले जाएंगे किसके साथ? ये चले जाएंगे आपके सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस के साथ। अब आपके ट्रांसवर्स कोलन के आधे तक, या राइट 2/3 लेफ्ट 1/3 की जंक्शन, या हो सकता है चलो पूरा ट्रांसवर्स कोलन ये सप्लाई हो जाएगा इससे, बाकी सब रह गया है ये पेरियार्टियल प्लेक्सस।
पोस्ट गैंग्लियनिक, जिसकी सेल बॉडी यहां बैठी हुई है। तो आपका लेसर का खेल खत्म, ग्रेटर का खेल भी खत्म, तो बाकी लीस्ट रह गई। अब लीस्ट भी यूं ही है कि यहां पर इस लीस्ट को भी आप इसमें आप डाल जरूर दें, लेकिन इसको लंबा ले जाएं और इसको जाके इस जगह पर प्लेक्सस में ड्रेन करा दें। वो इधर से आपको ये रीनल प्लेक्सस है। ये लीस्ट उमूमन आपने इसको दिए। अगर फॉर एग्जांपल लीस्ट कभी कभी लेसर के साथ मिल भी जाती है, भाई मिल जाए या ना मिले, मामला तय है कि ये सारी ऑफशूट्स किसकी हैं? सीलिएक गैंग्लियन की, जो अब सीलिएक के नाम पे नहीं नए नामों से मशहूर है। क्योंकि ये बेसिकली आई तो न्यूरल क्रेस सेल्स है ना। ये सीलिएक था, अब सीलिएक पे जो टुकड़ा सीलिएक पे रह गया वो आज भी सीलिएक है, लेकिन सीलिएक के टुकड़े को थोड़ा नीचे चला गया तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक, लेकिन वो अपनी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई तो साथ लेके जाएगा ना, जाहिर है। वो पोस्ट गैंग्लियनिक होके खुद थोड़ी ना नीचे चला जाएगा, मैं पोस्ट गैंग्लियनिक हूं, पोस्ट गैंग्लियनिक तो प्री गैंग्लियनिक किधर है आपकी, वो साथ में लेके आएगा, अपना बैगेज साथ लेके गया। कौन सा वाला, ये डिपेंड करता है। ओवरऑल रूल यही है कि ऐसा ही होता है। सुपीरियर जो मेसेंटेरिक है वो लेसर से ही लेके आता है फाइबर, लेसर को घसीट के नीचे लाता है, आधे से ज्यादा लेसर को, आधे को छोड़ देता है उधर। ग्रेटर वाला जो है वो चला जाएगा कहां पर, टुवर्ड्स द एड्रिनल मेडुला, वही एड्रिनल मेडुला बन जाता है। तो जाहिर वो अपने साथ ग्रेटर लेके जाएगा ना, उसका मतलब एड्रिनल मेडुला की सप्लाई ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व से आएगी। जबकि उसी सीलिएक गैंग्लियन का टुकड़ा टूट के जब सैटेलाइट बन के आगे चला गया तो रीनल प्लेक्सस बन गया, रीनल गैंग्लियन। माने आपकी 3 स्प्लेनिक नर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगी। और इससे आप देखें, अब आप पूरा जब देखेंगे तो ना किडनी बची है आपकी, ना एड्रिनल मेडुला बचा, ना आपके फोरगट का कोई आर्गन बचा है, ना कोई आपका मिडगट का आर्गन बचा है। ये सब तीनों आपके ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व लेसर और लीस्ट से सप्लाई हो गए हैं, जिनकी सप्लाई आपने देखी प्री गैंग्लियनिक कहां पर मौजूद है, ये C5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक मौजूद है, समझ के। और उनके गैंग्लियन आपने यहां पे देख लिए हैं, ये इस तरीके से यहां पर मौजूद है। अब मसला ये है कि इससे नीचे जब मैं जाऊंगा तो इससे नीचे हमें क्या करना है, इससे नीचे ये है कि अब आपके ये जो गैंग्लियन बैठे हुए हैं नीचे वाले, जिसमें आपने जैसे L1 और L2 है, उसमें जाके L1 और L2 को डाल के आपने पहले तो स्पाइनल नर्व के साथ भेज दिया। अब होता क्या है कि ये जो 4 नीचे वाले हैं L2 और T11, T12 और ये, अब ये क्या करते हैं, इनको आप यहां पर अगर देखेंगे ना तो दे विल बी, अब ये जो T11 है, T11 ने अपने T11 में तो जाएगा ही, ताकि वहां रिले करके अपनी नर्व के साथ चला जाए, जो सभी करते हैं। भाई T11 नर्व के साथ जाएगा ना, T11 वाला T11 में आया था, वहां रिले करके पोस्ट गैंग्लियनिक तो बना था ना वहां पर, वो तो हर नर्व के साथ है, यही बात है। लेकिन ये वाले जो अभी फाइबर मैंने डाले हैं यहां पर, ये फाइबर इधर आके रिले नहीं करेंगे। ये एक और परसेंटेज फाइबर्स की बता रहा हूं, हाँ, नहीं, लेसर स्प्लेनिक के अलावा, माना एक तो वो जो रिले हुए नर्व्स के साथ भेज दिया, एक वो जो रिले नहीं हुए स्प्लेनिक बनाई। अब जो तीसरा वाला है वो क्या कर रहा है, वो जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला वो भी था ना जो नीचे जाके नीचे वालों में रिले किया था उसने, जो था। अब जो ये वाला है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, ये नीचे आ गया किसमें, 11 में, और थोड़ा नीचे और नीचे आके ये कहां पहुंचा है, L1 में। अब L1 में अगर पहुंचा और यहां इसने रिले नहीं किया, निकल आया इधर, ठीक है ना, T11 का। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आ गए आप तो ये T12 वाला, T12 वालों ने और भी हरकतें की हैं। क्या, एक निकल के अपनी गैंग्लियन में जाके पोस्ट गैंग्लियनिक T12 के साथ भेजे हैं, और एक निकल के वो सीधा आ गया है जैसे ये आया है और बन गई थी लीस्ट स्प्लेनिक नर्व। अब ये क्या कर रहा है कि गया जरूर है, रिले भी नहीं किया, थोड़ा सा नीचे जाके उसने एग्जिट T12 से नहीं दी है, एग्जिट उसने L2 से निकाली है। समझ गया आप? तो इसका मकसद है कि मैं इसको यहां पर ये T12 और यहां से निकल के मैं कहां से उठा रहा हूं उसको, ठीक है, L2 से ऐसे। और फिर जो L1 वाला है ये भी गया है L1 में, इसने तो और कोई हरकत की ही नहीं थी, बस ये किया था उसने कि ये गया था अपने L1 में और L1 को स्टिमुलेट किया था, नर्व्स के साथ गया था, या फिर नीचे जाके सेक्रल्स वगैरह को किया है। अब इसने तीसरी ये हरकत की है कि ये यहां गया है और नीचे जाके ये L3 से निकल आया है और ये L4 से, प्री के पोस्ट प्री, इन्हीं का नाम है लंबर स्प्लेनिक नर्व्स। इसका लंबर स्प्लेनिक नर्व्स।
आप सिर्फ वो जो थोरेसिक वाली थी लेसर लीस्ट, और ये तो यहाँ से अपने अपने करस्पॉन्डिंग गैंग्लियन से निकली थी, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट से निकली थी और करस्पॉन्डिंग गैंग्लियन में गई थी। भले रिले नहीं किया होगा, उन्होंने नहीं किया था रिले, और वहां से निकल भाई वो तब किया था क्योंकि गैंग्लियन था और सामने उनका प्री गैंग्लियनिक सप्लाई मौजूद थी। मैं अगर L1 और L2 तो चलो ठीक है, लेकिन L2 और L3 और इन जगहों से अगर मैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकालना चाहूं तो इनके घर के सामने क्या L3 और L4 है? क्या नहीं है तो जाहिर है ऊपर से ही लेंगे ना। और यहां तो ये बात समझ में आ गई है। जब बाद में सेक्रल्स की करूंगा और उधर से भी मैं स्प्लेनिक नर्व निकालूंगा तो वो स्प्लेनिक नर्व तो प्री गैंग्लियनिक होती हैं, जबकि प्री गैंग्लियनिक तो उसके घर में दूर दूर से कोई शायबा ही नहीं है कि आगे से भी कभी होगी अगले 10-15 लाख साल के बाद। तो यहां तो है ही नहीं इनका कुछ। तो इसका मकसद है कि ये तो अपनी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई सवाए पड़ोसियों की और कहां से ले ही नहीं सकते, और लेंगे ज्यादातर कहां से? जाहिर आखिरी वालों से, तो L1 और L2 से। इसका मकसद है कि L1 और L2 वाला खास तौर पे, अब T11 T12 नहीं, L1 और L2 वाला एक और हरकत करने वाला है, वो ये कि यहां से हम फाइबर को डालेंगे जरूर अपने गैंग्लियनों में, लेकिन नीचे से उतारेंगे इधर और किधर पहुंचाएंगे? सेक्रल 1 पे, और यहां से मैं ऐसे बाहर निकाल के ले आऊंगा। हालांकि यहां से जो फाइबर मैंने उठाए थे वहां पर रिले भी करवाए हैं मैंने, ताकि मैं लेके जा सकूं किसके साथ? सेक्रल नर्व्स के साथ। वो अलग बात है। और ये है कि ये रिले ही नहीं किया इन्होंने सिरे से, और सिरे से रिले नहीं करके बाहर निकला है। ये क्या बना रहे हैं हम लोग? स्प्लेनिक नर्व्स बना रहे हैं। ये वही पैटर्न है जो पैटर्न तुमने ग्रेटर, लेसर और लीस्ट के साथ देखा है। लेकिन यहां पर वो ये नहीं कि 6-6, 5-5 मिलके बने, यहां है 5 का, वो एक एक करके अलग आती हैं, और इनका नाम यहां होता है सेक्रल स्प्लेनिक नर्व्स। अभी आपको सिर्फ एक दिखाई है मैंने, ऐसा ही करते करते L1 और L1 वाला थोड़ा सा और आके ये एक और भी बना देगा ये, और फिर ये L2 वाले ये 2-3 और बना देंगे। ये कितनी स्प्लेनिक नर्व्स डिपेंड करता है गैंग्लियन कितने, और आपको पता है गैंग्लियन लेस ही होता है, तो 4 होंगी। चलो ये समझ में आ गया। जहां ये इस वक्त यहां ये बंच 4-4 के जो गुच्छे मैंने यहां पर संभाल के रखे हैं, ये क्या हैं? ये स्प्लेनिक नर्व्स हैं, लेसर एंड लंबर एंड सेक्रल स्प्लेनिक। वैसे बड़ी मशहूर है पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स, वो अलग चीज है, वो पैरासिम्पैथेटिक है। यह है सेक्रल स्प्लेनिक नर्व्स, और इनकी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई कहां होगी? L1 L2 में, जबकि लंबर्स वालों की कहां होगी? L1 L2 और T11 T12 में। और ये यहां बैठे हुए हैं यहां पर। अब किस आसरे पे यहां आए भाई? तुम्हें सर्वाइकल, तो तुम्हें ये सीलिएक और ये तो तुम्हें मिले थे, ये किस आसरे पे आए हैं यहां पर? ये इस आसरे पे आए हैं कि ये जो 2 ऊपर लंबर वाले हैं ना, कौन से वाले? लंबर स्प्लेनिक नर्व कौन सी? वो जो फर्स्ट एंड सेकंड वाली है, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इनसे नीचे इनको एक और प्लेक्सस मिलने वाला है। कौन? ये इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस है, जहां से फिर जाएगा ये सप्लाई किसको? हाइंडगट के आर्गन्स को, क्योंकि हाइंडगट के आर्गन्स के साथ आपको पता है कि सारी की सारी ब्लड सप्लाई इधर से जाती है, पेरियार्टियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स बन जाएंगे। लेकिन ये हाइंडगट के आर्गन्स तक तो मिल गई सप्लाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेल्विस में तो और बहुत सारे आर्गन्स हैं, उनको तो नहीं मिली सप्लाई। भाई नहीं मिली ना, तो ये 2 नर्व्स और ना बैठी हुई क्या? इनको तुम लेके जाओ नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूं मैं इसके साथ। ये समझ लो कि ये जो मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये ऐसे बैठा हुआ है एओर्टा के आगे, क्योंकि यहां मैं दिखाऊंगा तो ये सारे जो है ना, अब एओर्टा कहां बैठा हुआ है? ये वर्टिब्रल कॉलम में, इसके ऊपर एओर्टा है। मैं यहां अगर बिठा दूंगा तो ये गिंजलिक हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये इधर बिठाएंगे आप, लेकिन मैं इसको सेपरेट आपको दिखा रहा हूं। ये समझ रहे हैं ना आप? यही, क्योंकि सारी चीजें यहां आप करेंगे तो बड़ा गंद हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये छुप जाएगा। ये तो यहां पर ये, तो इसका मकसद ये है कि ये मैं जो नीचे लेके जा रहा हूं, ये इसी की लाइन में नीचे, ठीक है, इसको लाइन में नीचे जाके अब मैं कहां पहुंच गया? अब मैं पहुंच गया हूं प्लेक्सस, जिसको हम कहते हैं यहां पर एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन, बाइफर्केशन ऑफ द एओर्टा। ये L4 के ऊपर उमूमन उसके बाइफर्केशन पर बिल्कुल ऐसे वी जैसे जिससे वाई बन जाती है ना, उसके ऊपर वैसे ऐसे कमान पे आप बैठे हुए हैं यहां पर। इसका नाम होता है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ये जाके उस हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में जाके ये लेकर जाएगा। मैं इसको इसी की लाइन में बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस भी ज़ाहिर है एओर्टा के साथ है ना। जब इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल आती है तो थोड़ी देर के बाद तो वैसे ही वो बाइफरकेट हो जाती है।
तो इसका मकसद है कि एओर्टा बाइफरकेट करके मैं यहां पर ये मैं कहां डाल रहा हूं ये जी L4 के बाइफरकेशन ऑफ एओर्टा पे। इसका नाम है सुपियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। इसमें जो इसमें कौन से वाले फाइबर गए हैं? L3 L4, ये आपके लंबर स्प्लेनिक नर्व्स के वो लोअर वाले फाइबर जिनकी सप्लाई किधर से आ रही होगी? L1 L2 से ज्यादातर। ये इधर तो रुक जाता है, लेकिन ये इस जगह मौजूद होने के बावजूद इसके दो ब्रांचेस जो है ना अपोजिट में दो साइडों पे चली जाती हैं। यानी मैं अगर इसको इस तरीके से यहां बिठाऊं और उसके बाद इसको मैं ऐसे स्प्लिट करके दो तरफ लेके जाऊं तो ये ऑलमोस्ट यूं समझ ले कि इन्वर्टेड वाई शेप बन जाएगा। ये कौन? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ये वाई शेप। अब कैसे? मैं इसको इस तरफ भी लेके जा रहा हूं और इस तरफ भी लेके जा रहा हूं। अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो जाहिर है वो ऐसे तो नहीं आएगा, नर्व्स को भी खींच के लाएगा अपने साथ, और दूसरी तरफ भी जाहिर है कुछ भाई ऐसे डिटैच होके तो नहीं ना कोई आता है, जाहिर है नर्व्स हैं, कंटिन्यूटी होगी। और दूसरी तरफ भी आप इसको इस तरीके से यहां पे लेके जाएंगे तो ये प्लेक्सस बन जाएगा इस तरफ, और ये किधर? लेटरल पेल्विक वॉल में। अब एओर्टा में थोड़ी। L4 पे आने के बाद उसके बाद जो मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा इन वाई शेप्ड मैनर, इन्वर्टेड वाई शेप्ड मैनर, तो किधर पहुंचेंगे जाके? इन द लेटरल पेल्विक वॉल। इसका नाम है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। इसको प्री गैंग्लियन सप्लाई किधर से मिली? इसके आधे L2 L3 L4 वाले जो फाइबर्स हैं ना, कौन से? लंबर स्प्लेनिक नर्व्स के आधे इसको मिले। और ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये इसके अंदर फाइबर से ज्यादा नहीं रिले करते हैं L2 के, ज्यादा इधर करते हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पर है, इससे ज्यादा हाँ ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा रहम आ जाए ना तो इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे करके इसको कनेक्ट कर सकते हो तुम इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस के साथ, तो कुछ फाइबर शायद चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा इसका टारगेट कौन है? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और इसमें कौन आके रिले किया है? लंबर स्प्लेनिक नर्व। कौन सी वाली? वो तो सुपीरियर में भी कर रही थी, जो सुपीरियर में जिन्होंने नहीं किया अब इसमें करेंगी, क्योंकि वो घसीट के आप तुमने ये ऑफ शूट वो वैसे ही जैसे आपने देखा नहीं था सुपीरियर सिलियक गैंग्लियन जिसमें ग्रेटर आपने किया था। अब मैं कहता हूं कि ग्रेटर कर रही है एडिनल मेडुला में, तो क्या हुआ होगा? जाहिर है सिलियक का एक टुकड़ा जो है ना वो एडिनल मेडुला में घुस गया होगा। तो इसका मामला यहां ये हुआ है। चले यहां तो पहुंच गए, लेकिन इसको जो रीइंफोर्समेंट अब मिलने वाली है वो है सबसे बड़ी रीइंफोर्समेंट सैक्रल स्प्लेनिक। सैक्रल स्प्लेनिक के नर्व तो और किसी को मिल ही नहीं सकते। किसको मिलेंगे? ये सारे के सारे सैक्रल स्प्लेनिक अपनी साइड के इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को मिलेंगे, ताकि अब यहां से अगर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलें तो फिर देख लें कोई ना कोई आर्टरी जाती हुई। और यहां भी आर्टरियों का जंगल है, आपको पता है। किसकी ब्रांचेस? ठीक है ना। तो अब इंटरनली एक जो है आपको पता है कोई आर्गन ऐसा है नहीं जिसको इंटरनली एक ना सप्लाई कर रही हो, हर एक को परप चढ़। तो इसका मकसद यह है कि जो बार बार आपको बोलते हैं ना कि ये सप्लाइड बाय द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, तो उसकी हकीकत ये है। और इसकी सप्लाई कहां से है? यकीनन लंबर से भी है, लेकिन ज्यादातर सैक्रल से। लेकिन सैक्रल हो या जो भी हो, उसकी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई तो वैसे ही लंबर से होगी, क्योंकि इससे नीचे तो मौजूद ही नहीं है आपका प्री गैंग्लियनिक सप्लाई, क्योंकि इससे 14 सेगमेंट्स के अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास। ये बात आ गई समझ में? यहाँ पर ये सिलसिला है आपका ऑटोनोमिक नर्व्स यानी सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ। अब आप कोई भी अगर देख लें, अगर आपको यूट्रस को सप्लाई करनी है ना, अगर वेसोकंस्ट्रिक्टिव सप्लाई है तो भाई ठीक है, ये पड़ा हुआ है ना इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये जो बंच बना के ये तुम्हारी जा रही है ना यूट्राइन आर्टरी, चढ़ा दो इसके ऊपर, और चढ़ा जाओगे तो अंदर चला जाएगा। और अगर इसी तरीके से तुम्हें देना है अगर कहीं यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई, तो बैठा हुआ है, ले जाओ आप वजाइकल के साथ। फिर आपका इंफीरियर वजाइकल वो जो है स्फिंक्टर वजाइकी वगैरह सप्लाई हो जाएगा। अगर आपको चाहिए इंटरनल स्फिंक्टर जो है एनल स्फिंक्टर, तो ले जाओ यहाँ से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। हाँ दोनों साइड में चले जाएगा, कोई मसला नहीं। तो दूसरी साइड करती रहेगी, वीक हो जाएगी, लेकिन ये चलता रहेगा मामला। कौन सा? भाई L5 है ना, प्री गैंग्लियनिक निकल रहे हैं, वो अपने नर्व के साथ हो जाएगा ना। हाँ अगर आपको गैंग्लियन एक मिला अगर, तो वो L4 होगा अगर, तो वो 4 और 5 की यूनियन होगी। एक घर को 2 कर दिए हैं आपने, लेकिन फैमिलियां 2 ही रहेंगी, नंबर घर का 1 होगा, अंदर पार्टीशन भी होगी, सब कुछ होगा। पार्टीशन है सच को जरूरत नहीं, गैंग्लियन है, आधे उधर आधे उधर, 2 नर्व्स के साथ चले गए।
बाय रूल ऐसे ही होता है, एक नर्व कम होती है। अब अगर ये सारी चीजें आप यहां पे, अब आपको ये सिंपैथेटिक का एक आइडिया आपको आ गया होगा। अब ये तो था सिंपैथेटिक, अब मसला ये है कि पैरासिम्पैथेटिक का क्या करें। अब पैरासिम्पैथेटिक में भी सिस्टम तो यही है, दूसरा तो है नहीं हमारे पास। अब ना कोई ब्रेन हमारे पास दूसरा है, ना कोई स्पाइनल कार्ड हमारे पास दूसरा है। इसी के अंदर ही कमरे बनाओ, जगह यही होंगी, वही लेटरल हॉर्न वाला एरिया होगा, क्योंकि इसी एरिया को ही हमने ऑटोनॉमिक के लिए इस्तेमाल किया है। दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, बल्कि जिन जगहों पर यह होगा उस जगह पर पैरासिम्पैथेटिक सिरे से ही नहीं होगा। जब यहां नहीं होगा तो बाकी एरिया तो खाली पड़ी हुई है। जहां पर अगर पैरासिम्पैथेटिक होगा तो ये साफ बात समझ लो कि सिंपैथेटिक उधर होता ही नहीं है, तो इसका मकसद है कि जहां सिंपैथेटिक होगा वहां पैरा नहीं होगा, जहां पैरा होगा वहां सिंपैथेटिक नहीं, लेकिन कॉलम सेम होगा। जिन जगहों पर उन न्यूरॉन को बिठाओगे, उस प्लाट पे बिठाओगे तो घर बनाओगे, जहां कोई नहीं बैठेगा तो साफ कर दो उसको, रोड है बस, लेकिन कॉलम सेम होगा, लोकेशन उसकी सेम होगी। जब भी आप काटोगे तो उसी जगह मिलेगा आपको, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि दोनों का जो 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 फैमिली नेम है वो सेम है, जनरल, विसरल, इफरेंट। उसमें एक ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है, एक का ये काम है, एक का वो काम है, लेकिन दोनों का कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस है। लेकिन हाइपोथैलेमस में भी घर दो हैं, उधर सिंपैथेटिक का अलग कंट्रोल, उसका सेंटर अलग है, पैरा का अलग है, क्योंकि जाहिर है वो जब सिंपैथेटिक की जरूरत पड़ती होगी तो ब्रेन के एरिया सिंपैथेटिक वाले को बोलते होंगे, और जब आराम में आपको पैरासिम्पैथेटिक की जरूरत पड़ती होगी तो उसको अलग बोलते होंगे। एक नहीं होगा, एक घर नहीं होगा वहां पर, एक लेटरल साइड पे बैठा हुआ, दूसरा मिडिल साइड पे बैठा हुआ, उसके एनवायरनमेंट अलग है, उसके एनवायरनमेंट अलग है, और उसकी कंट्रोलिंग जब ऊपर से आएगा तो वो फिर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ और फिर जो जो उनकी मकसद की चीजें होंगी उनको सप्लाई करेगा। तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास फिर पेरीगैंग्लियनिक का सेंटर भी मौजूद होना चाहिए। जब तुमने पेरीगैंग्लियनिक सिंपैथेटिक बताया है तो पेरीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक भी बताओ, और पेरीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक इसी जगह पर आप लेके जाएंगे ना जहां पर, तो ये फिर किधर था, ये L2 पे था ना, L3 खाली है, L4 खाली है, L5 खाली है, S1 खाली है, 2 पे ये बैठा हुआ है। फिर माने लाइन पर आप देखेंगे कि ये L2, 3, 4, 5 खाली, और फिर S1 पे भी बैठा हुआ है, S2 पे भी और S3 पे भी। स्पाइनल कार्ड पे S2, 3 और 4 के अलावा और कोई पैरासिम्पैथेटिक का सेंटर नहीं, न इससे नीचे न इससे ऊपर। इससे ऊपर करोगे तो 3 खाली, और इसे नीचे करोगे तो इत्तेफाक से 3 खाली। ऑक्सीजन को अब शामिल कर दो, तो हमने पहले ऑक्सीजन को शामिल नहीं किया था कि वो 14 बीच में हो जाए, और यहां पर हमने ऑक्सीजन को शामिल किया है तब ताकि ये 3 बीच में हो जाए, क्योंकि नीचे एक्चुअली 8 नहीं, नीचे 9 सेगमेंट्स है ना, तो ये बीच के 3 है, तो ऊपर 3 कौन खाली, L3, 4, 5 खाली, L3, 4 and 5 एंड S1 खाली, 3, 4 ही खाली, और नीचे जो आपने S2, 3, 4, S2, 3 देखा यहाँ पर, तो नीचे 4, 5 और ऑक्सीजन खाली, S2, 3, 4, S2, 3, 4, 5 एंड S सिर्फ 2 खाली यहां पर होंगे। अब मसला ये है कि ये तो खाली हैं, ये बाहर जब निकलेंगे तो जाहिर है रूट्स के साथ। कौन सी रूट्स, वही जो हैं सेक्रल वाली की रूट्स, सेक्रल वही स्पाइनल नर्व वाली। अब स्पाइनल नर्व को खरीद नहीं बैठे हैं, ये रूट्स हैं, कोई भी जा सकता है इस पे। ये नहीं कि स्पाइनल, आप कहेंगे स्पाइनल सेगमेंट से निकलने वाले रूट्स, ये नहीं है कि वो स्पाइनल नर्व्स की कोई जर खरीद, कोई उन लोगों ने कोई खरीद के रखा हुआ है। भाई मैं भी जा सकता हूं उससे, समझ रहे हो, तो ये उसके साथ जाते हैं। लेकिन वो स्पाइनल नर्व है, वो तो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं चली गई, ये उधर नहीं जाते, छोड़ देते हैं उसको फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर छोड़ के अपनी नर्व्स बना लेते हैं, और फिर एक स्प्लेनिक नर्व्स, और फिर ये आपकी स्प्लेनिक नर्व बन जाती है। कौन सी स्प्लेनिक, ये पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स हैं। अब जाहिर है नीचे ही है S2, 3, 4, माना ये पेल्विस में ही होंगी जाहिर है, और जब ये पेल्विस में होंगी तो इनका टारगेट होगा क्या, इनका टारगेट होगा अपनी साइड का कौन, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। आपसे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस तो अभी आपने बताया कि सिंपैथेटिक होता है। भाई सिंपैथेटिक होता है, आप उसमें रिले नहीं करोगे, जाने में कोई हर्ज तो नहीं ना है। आप यहां से गुजर जाओ, यहां से गुजर के आप जाओगे कहां, जहां उसकी नर्व्स जा रही हैं, किसकी, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की, प्री के पोस्ट, उनकी पोस्ट, आप प्री। आपसे हम प्री कब तक प्री रहेंगे हम लोग,
भाई तुम चले तो जाओ, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा कोई ना कोई गैंग्लियन, न मिला तो सेल बॉडी की कलेक्शन तुम्हें खुली हुई मिल जाएगी। ये ज्यादातर इनके जो गैंग्लियन या इनकी सेल बॉडियां होती है इंट्राम्यूरल होती हैं। आपने देखी नहीं है आपने माइंटेरिक प्लेक्सस, ये क्या क्या देखे आपने यहाँ कभी बाहर आपने देखा था कोई वेगस का कोई प्लेक्सस बना हुआ? कोई नहीं, तो अंदर थे ना उसके। तो आप उनके साथ लेके जाओगे, उनके साथ लेके आप वाल के अंदर चले जाओ, जैसे वसाइकल आर्टरी के साथ चलते चलते तुम उसके वाल के अंदर चले जाओ, उधर बैठे हुए हैं तुम्हारे सेल बॉडी कलेक्शन, उसमें जाकर लेकर जाओ, डेटूसर मसल सप्लाई हो जाएगा। इसका मकसद है कि ये आपके पेल्विक साइड पर से अगर सप्लाई आ गई तो आपका यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कब कॉन्ट्रैक्ट होगा? जब स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा तो सेंसरी सप्लाई कहां से मिलेगी? इसी स्प्लिनिक नर्व से घूम के तुम सेंसरी भी डाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन उसको ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में काउंट नहीं करेंगे आप। ये जितनी भी नर्व आप जाते हुए देख रहे हैं ना, इनके ऊपर सेंसरी फाइबर भी चढ़ जाते हैं, जैसे स्टमक के फाइबर्स आपके, जैसे 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 अपेंडिक्स के पेन कैरिंग फाइबर्स आपके ग्रेटर स्प्लिनिक नर्व से चढ़ के जा सकते हैं। आपने कैसे जाएंगे भाई? ये आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स से जो ब्लड सप्लाई है वो कहां से आती है? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से, सॉरी सुपीरियर मेसेंटेरिक से, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंटेरिक से पहुंच के तुम अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो सीलियक नहीं है क्या? और सीलियक में सप्लाई नहीं आती है क्या ग्रेटर स्प्लिनिक नर्व की? तो तुम पेन कैरिंग फाइबर्स तुम ग्रेटर स्प्लिनिक नर्व से लेके जाओ, T10 में एंटर करा दो कि सुपीरियर स्प्लिनिक नर्व जो है यहां से, या इवन लेसर से भी जा सकते हो, ये T10 और T11 में भी जा सकते हो। और T11 और T12 में किसका सिग्नल है? अपेंडिक्स के पेन का। उधर सिग्नल आया, ब्रेन को पता चला, तो वो T10 के डर्मेटोम में तुम्हें पेन फील करा देगा। अपेंडिक्स चाहे कहीं पे पड़ा हुआ, अपेंडिक्स चाहे घुटने में पड़ा हुआ, तुम्हें पेन इधर होगा, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है कि विसरा किधर पड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर विसरो सेंसरी एरिया होती नहीं है, उधर होती है सोमेटो सेंसरी एरिया। वो आपको उसकी जागीर जो है ना वो सरफेस है, विसरा उसकी जागीर नहीं है। तो किधर से भी आया, कौन सी सेगमेंट में अंदर घुसा है पेन, वो शिकायत किस सेगमेंट पे गई है, पेन उसी डर्मेटोम में होगा। अपेंडिक्स का डर्मेटोम चाहे कुछ भी हो, अपेंडिक्स ने अपने फाइबर ग्रेटर स्प्लिनिक नर्व और लेसर में डाले हैं, तो ज्यादातर सेगमेंट ये कहां जाती हैं? लेसर और लीस्टर आपकी जाती हैं कहां से? T10, 11 और इस एरिया में। तो ज्यादातर अपेंडिक्स इस जगह पे पेन फील कराएगा आपको शुरू में, तो जब तक स्वेलिंग होते होते सरफेस को टच ना करे। टच किया तो फिर उसी जगह पेन होगा, वो सोमेटिक पेन है, आपको पता है, वो पैराइटल पेरिटोनियम को टच करेगा ना, ये रिफर्ड पेन होते हैं। तभी ये मर्फीज, तभी देखिए ना ये चीजें जो है ना, ये क्या है, ये इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं। विसरल पेन इतना कंफ्यूजिंग होता है कि इवन डॉक्टर को भी पता नहीं चलता। वो कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन होगा, यही बस इसको कर रहे हैं, बस इसकी लेप्रोटोमी करो या इसकी लेप्रोस्कोपी करो, इसको सर्जरी करके इसके अपेंडिक्स निकालो, सही भी करते हैं, गलत नहीं है। और जब बाहर निकाल के ले आते हैं तो नॉर्मल होता है। उनको कंफ्यूजन होती है कि एक्यूट एब्डोमेन में यही होगा, अब ये बिल्कुल ये डायग्नोसिस मेरी यही है कि अपेंडिक्स है, और निकाल के बाहर ले आते हैं, पता चला कि ये तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो उसका मतलब ये तो वापस स्ट्रेच कर देंगे। जाहिर है उसने अपेंडिक्स निकालने के पैसे लिए हुए हैं, अभी ऐसे थोड़ी बोलेगा कि नहीं अपेंडिक्स मैंने नहीं निकाला, वो कह ठीक है हो गया, और सही भी हो जाते हैं पेशेंट, ठीक है। अब जाहिर है एक दिन रहेगा, उसके पेन केयरिंग ये वो उसकी थेरेपी होगी, वो सेटल हो जाते हैं। एक्यूट एब्डोमेन की कोई ना कोई वजह होगी, सही है से अंडरस्टैंड। तो ये हमारा अब तो इसका मकसद ये है कि इससे तो मेरे सिर्फ पेल्विस के आर्गन सप्लाई हुए, इससे ऊपर का क्या होगा मेरा, इससे ऊपर हाइंड गट, ये भी इसी से सप्लाई होंगे। अब कैसे सप्लाई होंगे? रास्ता जा रहा है ना, ये तो तुम्हें इधर करे, चलो आधे फाइबर तुम ऊपर ले जाओ, किधर? सुपीरियर में। और तुम्हें याद है ना कि सुपीरियर का एक किसके साथ कनेक्शन है, तो तुम्हारे आधे फाइबर उधर जाके क्या करो, रिले नहीं रिले नहीं कराने, उन्हीं के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं तुम उनके साथ चले जाओ। और वो किधर जा रहे थे? हाइंड गट के आर्गन्स के साथ, तो चले जाओ हाइंड गट के आर्गन के साथ। इससे ऊपर मैं क्या करूं? इससे ऊपर तुम्हारी रेंज ही नहीं है, तुम बस रुक गए, तुम्हारा जो काम था हो गया, अब किसी और को करने दो। अब देखिए यहां से आपने ये 3 सेंटर देखे थे ना जो कंटिन्यूटी में थे, ऐसे ही 3 सेंटर ऊपर भी आप देखेंगे जो कंटिन्यूटी में नहीं होंगे। और ये इत्तेफाक से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कार्ड में नहीं, ये होंगे फिर ऊपर ब्रेन में। और ब्रेन में स्पाइनल कार्ड जैसा कौन दिखता है? ब्रेन स्टेम। तो इसलिए न्यूक्लियाई होंगे ब्रेन स्टेम में, जहां 10 नर्व्स होती हैं। अब 10 नर्व्स होती हैं, कोई कंटिन्यूटी में थोड़ी है कि 10 ही जगहों पर ये होगा। वहां पर कितने सेंटर्स होने चाहिए? पहले तो 3, वो जो 3 है उसमें से एक मौजूद है यहां पर अपर मिड ब्रेन पे,
जिसके प्री गैंग्लियन फाइबर किसके साथ निकलेंगे? ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ, थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ। तो अगर थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ निकलेंगे तो क्या होगा? प्री के पोस्ट? प्री ज़ाहिर है जो अंदर हैं वो प्री होते हैं सारे। तो इसका मकसद है कि बाहर किसी आसरे पे गए हैं ना, इनके गैंग्लिया वहां पर फिर इंट्राम्यूरल नहीं होते, उनके बाकायदा गैंग्लियान होते हैं बड़े मशहूर, और इनके गैंग्लियान आई बॉल के अंदर ऑर्बिट के अंदर बैठे होते हैं, और वहां से फिर उनकी रेंज भी ऑर्बिट ही होती है, और ऑर्बिट के अंदर मौजूद आई बॉल ही होता है। ये प्री और पोस्ट है, ये आपकी थर्ड नर्व है। मैंने इसका रेंज नीचे तो है ही नहीं, तो हाइंड गट के लिए तो ये मेरे काम का, फोर ऑफ मिड गट और थोरेक्स वगैरह के लिए तो ये मेरे काम की चीज़ थी ही नहीं। जिसके लिए भी थी वो आपका हेड था, हेड एंड नेक, वो भी हेड। उसके बाद थोड़ा सा आएंगे तो फोर्थ में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कुछ फिफ्थ में है, ना ही सिक्स्थ में है, फिर सेवेंथ में है। माना फेशियल, माना यहां पर थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। और ये फेशियल के साथ और 10 काम होंगे, ये भी होगा, और ये बाहर निकल के क्या करेगा? फिर फेशियल का गैंग्लियन, और क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, और फेशियल क्या करती है? ये फेशियल 2 पैकेट बना देती है, इसलिए उनके 2 गैंग्लियन होते हैं, क्योंकि एक का रास्ता एक तरफ है, एक का रास्ता है, एक मशरिक एक मगरिब, तो जाहिर है गैंग्लियन 2 पाएंगे ना आप। गैंग्लियन से 2 ब्रांचेस नहीं निकलती, ब्रांचेस प्री की हो जाती हैं, इसलिए गैंग्लियन तुम्हें 2 चाहिए। अगर गैंग्लियन एक होता तो फिर उससे पोस्ट की 2 ब्रांचेस निकलती, पोस्ट की नहीं, प्री की निकलेंगी, समझ? इसलिए गैंग्लियन 2 मिलते हैं आपको। इनके नाम मैं नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ये कंफ्यूज आप होंगे खामखा। अभी फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, बाद में तो ये टिप्स पे आ जाएंगे। तो यहां पर ये भी आपको यहां पर मिलेगा। और आपके हेड का तकरीबन हर एक्सोक्राइन ग्लैंड इन्हीं से सप्लाई होता है, सवाए पैरोटिड ग्लैंड के। और वो पैरोटिड को नहीं करता सवाए, वो जब आंख में कोई पैरोटिड होता है तो आंख के अंदर जाता है, और आंख के अंदर मैंने बताया था आई से रिलेटेड 2 स्मूथ मसल सप्लाई हुई थी सिंपैथेटिक से, 2 सप्लाई होती है पैरा से, और इन दोनों को सप्लाई करती है ये, समझ रहे? तो इसका मकसद है कौन सी? वो जो 2 होंगी क्या ज़ाहिर इनवॉलंटरी है, तो सिंपैथेटिक जो होंगी स्मूथ मसल होंगी ज़ाहिर है। तो 4 स्मूथ मसल्स होती हैं, 2 सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड और 2 पैरासिम्पैथेटिक। जो आप करते हैं ना इस तरीके अकोमोडेट हो जाता है। आप देखिए यहाँ से देखें फोकस्ड, और यहाँ आ जाओ तो धुंधला, थोड़ी देर बाद फोकस। तो ये क्या है आपका? ये अकोमोडेशन हो रही है, ये सारी मसल्स की वजह से होती है। पीपल में लाइट थ्रो करते हो, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर आप चाहें तो ना हो तो ये ऐसा नहीं होगा। तो इसका मकसद है कि क्या है, ये 2 मसल्स आपकी इससे कंट्रोल होती हैं। तो इसका मतलब स्मूथ मसल इससे हो गए कंट्रोल, जो भी थे 1-2। और दूसरा जो क्या होना चाहिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हार्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो तो सारे हो गए सप्लाई, सिर्फ पैरोटिड रह गया ना, तो चलो मैं तीसरा सेंटर भी बना देता हूं। कौन? ग्लासोफेरिंजियल, ये पैरोटिड के लिए। उसका गैंग्लियन अलग होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होगा, बड़ा मशहूर गैंग्लियन। तो ये 4 गैंग्लियन होते हैं यहां पर, नर्व्स 3, गैंग्लियन 4। सारे मसल से सप्लाई, सारे ग्लैंड सप्लाई किससे? फेशियल से, सवाए पैरोटिड के। तो पैरोटिड किससे? ग्लासोफेरिंजियल से। और स्मूथ मसल किससे? बाकी क्या रह गया? हार्ट रह गया। इसका मकसद है कि ये 3 का ग्रुप क्या इसकी तरह कंटिन्यूस है कि स्पेस्ड है? स्पेस्ड है। वो 3 स्पेस्ड, ये 3 कंटिन्यूस, लेकिन इसके बीच में है द क्वीन, जिसने अपने कंधे पे कोई 75% पैरासिम्पैथेटिक ऑफ द टोटल बॉडी का लोड उसने उठाया हुआ है। तो ऊपर से 3, नीचे से 3, तो बीच में ये बहुत बड़ा सा ये वेगस का न्यूक्लियस, और यहां से निकलेगा वैसे वेगस में तो और भी बहुत सारे फाइबर्स हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक से जब वेगस के फाइबर बाहर निकलते हैं तो वेगस जो नर्व बनती है अपने बहुत सारे फाइबर्स के साथ, मैं सारे नहीं डाल रहा हूं, या फिर आप वेगस के ये फाइबर जो है पैरासिम्पैथेटिक वाले, ये जब वहां ब्रेन को छोड़ते हैं और अंडर दी बेस ऑफ द स्कल, वो जुगुलर फोरामेन से बाहर निकल के नेक में जब आते हैं, तो ना तो वो फेस के लिए हैं, ना वो ऑलमोस्ट नेक के लिए। इनका सारा टारगेट थोरेक्स और एब्डोमेन। इसकी क्योंकि जो फेस पे सप्लाई थी पैरासिम्पैथेटिक वो तो तुम दे चुके, जो वहां की सिंपैथेटिक थी वो तुमने सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल और इंफीरियर से दे चुके, समझ गए? तो वो फेस का तो मामला ऑटोनॉमिक का हो गया। अब मसला ये नीचे जो आपने उतार के लिया, और इसी एक क्रेनियल नर्व को प्रॉबेबली इसी पैरासिम्पैथेटिक वर्क की वजह से अलाउ किया गया है कि नीचे जाओ। तो और जब नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद ये पैरासिम्पैथेटिक तो करती ही है काम, लेकिन उससे भी बड़ा जो काम करती है वो होता है सेंसरी वर्क।
क्योंकि ये जब मैं नर्व नीचे लेके जाऊंगा, मैं इसको यहां पर उतार रहा हूं, चलो ठीक है, समझ जाना आप। और इधर मैं अगर बना दूं स्टमक वगैरह, और स्टमक से मुझे कोई फौरी तौर पर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो फौरन ब्रेन के, तो मेरे पास वैसे दो तरीके हैं। या तो मैं स्टमक से निकाल के ऑटोनॉमिक नर्व्स पे ऊपर चढ़ा के स्पाइनल कार्ड से होते हुए मैं यहां पहुंचा दूं मेडुला में, यह भी मैं कर सकता हूं, हो सकता है ना बाबा ऐसा। लेकिन अगर मामला कोई और सीरियस है, यहां खत नहीं ईमेल चाहिए, तो इलेक्ट्रीफाई करो ऐसा कि देखो कि डायरेक्ट कांटेक्ट कौन सा जा रहा है। दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट इसके अलावा है ही नहीं, वो ये है कि यहां डाल दो, ये डायरेक्ट कर देगा। मुझे आप बताओ इसके अलावा कोई रास्ता ब्रेन तक पहुंचने का हो तो कोई रास्ता है ही नहीं भाई। आप जाहिर है बाहर वाला कैसे जाएगा, बाहर वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर चढ़ के जाएगा ना, तो सीधी सीधी बात है ये तो 1+1 2 के वाली बात है। तुम स्टमक से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने का क्या रास्ता ढूंढोगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल से चढ़ के जाओगे तो थ्रू स्पाइनल कार्ड ही पहुंच पाओगे, और अगर क्रेनियल नर्व्स के ऊपर चढ़ के जाओगे तो डायरेक्ट पहुंचोगे। और क्रेनियल नर्व होती एक है सिर्फ, और वो है वेगस नर्व। उस साइड क्या, दूसरी साइड की। तो वेगस नर्व के जरिए आपके ये सेंसरी फाइबर्स भी जाते हैं। वैसे हम पैरासिम्पैथेटिक कर रहे हैं, लेकिन वेगस की जो अपनी मोटाई होती है ना, हालांकि वेगस के अंदर कितने फाइबर्स हैं, 75% ऑफ टोटल पैरासिम्पैथेटिक ऑफ योर होल बॉडी, लेकिन वेगस की जो अपनी मोटाई होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंसरी फाइबर्स। 75% जो वेगस का थिकनेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो ये 75% का जो फिगर है, ये इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाना, वो प्रोपोर्शन में 75% है पैरासिम्पैथेटिक का, लेकिन टोटल नंबर में इतना है। क्यों? क्योंकि विसरल फाइबर्स को इतनी ज्यादा मोटर सप्लाई चाहिए ही नहीं होती, क्योंकि स्किल थोड़ी है उसमें। लेकिन सेंसरी में तुम्हें फौरन चाहिए ना, इसलिए वो हार्ट देखो, आप ये सांस ले रहे हैं, आप फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन ऊपर जाके पहुंचेगी कि बस सांस काफी ले चुके, एल्वियोलाई भर चुके, एकदम से कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन रैम सिग्नल कैसे होते हैं, आप सोए हुए होते हो, आराम से ऑटोमेटिक होता रहता है। ये कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचा सकता है देर से? तो यहां देर का कोई मकसद ही नहीं है। कोई टॉक्सिक चीज आपने ले ली, एकदम से वोमिटिंग शुरू हो गई, खुदा ना खासा कोई पॉइजन है, इस किस्म की चीज, अब थोड़ी हमारे पास टाइम है, कम पहले स्पाइनल कार्ड से जाए पर ऊपर जाए, तब तक तो जहर नीचे जा सकता है। ये सारी चीजें जो है थ्रू वेगस ही जाती है। आपके पेशेंट को अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन होता है, तो पेन के साथ जो पेन केयरिंग फाइबर्स हैं, वो तो चलो 2 मिनट लेट भी पहुंच गए, तो वो ऑटोनॉमिक नर्व में से, सिंपैथेटिक में से होते हुए, स्पाइनल कार्ड से होते हुए वो पहुंचते हैं। लेकिन जो वोमिटिंग होती है ना, उसके साथ उसके सेंसरी फाइबर वेगस के थ्रू जाते हैं, क्योंकि ये वेगस जो ऊपर से उतर रही है नीचे क्या लेके, प्री के पोस्ट प्री, और रास्ते में इनको जिस आर्गन के अंदर जाएंगे, उस आर्गन के अंदर उसको अपने फाइबर से उसको गैंग्लियन मिल जाएंगे, कुछ तो प्लेक्सस भी मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा था ना, आपने जैसे कार्डियक प्लेक्सस है, जैसे आपका पल्मोनरी प्लेक्सस है, ये रास्ते में देती जाती है, और इसी तरीके से फिर अंदर एंटर हो जाती है थ्रू द इसोफेजियल हाइटस। तब तक तो आपको पता है कि ये बन जाती है वहां पर वेगल ट्रंक्स, और उसके बाद आपने देखा कि ये इंटर हो जाती है किसमें, सीलियक प्लेक्सस के अंदर। सीलियक प्लेक्सस में रिले होने के लिए नहीं, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट किस आसरे पे हो रही है भाई, इस आसरे पे हो रही है कि जिस जगह जाएगी उसके वाल में मेंटेरिक और मीजनल प्लेक्सस बैठे हुए हैं। फिर अगर जरूरत पड़ी, अगर हेपेटिक ब्रांच बनाते हुए अगर वो पोर्टा हेपेटिस पर पहुंच गई, तो उधर प्लेक्सस बैठा हुआ है, वहां सेल बॉडी है, वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियन आगे जाएंगे। लेकिन वेगस अपने साथ सिर्फ प्री गैंग्लियन की सप्लाई बांटती हुई जाएगी। कहां तक? सीलियक तक। अब सीलियक का ऑफशूट नीचे भी जा रहा है, तो चले जाओ तुम भी, सुपीरियर मेसेंट्रिक में भी चले जाओ, और सुपीरियर मेसेंट्रिक के से भी नीचे हरगिज नहीं। सुपीरियर मेसेंट्रिक आपको लेके जाएगी कहां, मिडगट और हाइंडगट की जंक्शन तक। इससे आप आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे तो इससे आगे कौन जाएगा? इससे आगे आपने नीचे देखा है, दो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, उससे सुपीरियर, और सुपीरियर से इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस तक गए थे आप, वो वहां पर आपको हाइंडगट तक सप्लाई देगा। इससे आपकी ये पूरी सप्लाई यहां पर हो जाएगी। और काम क्या करेगा? काम आपको पता है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को बढ़ाना और ग्लैंड्स को सीक्रेट कराना। वो पेल्विक स्प्लेनिक नर्व में इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक तक, और ऊपर होकर ऑफशूट आ गया किधर? इंफीरियर मेसेंट्रिक तक, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता। समझ गए? ये आपका पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ योर। अब आपका कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो सप्लाई नहीं हुआ हो। अब आपको जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? ये आपके स्फिंक्टर्स को टाइटली क्लोज रखता है, और साथ में जो वेसोकंस्ट्रिक्टिव सप्लाई है आपकी,
वो तो है ही, वो तो इसके अलावा तो हो ही नहीं सकती। साथ में जब आप एजेकुलेशन की बात करेंगे तो एजेकुलेशन इज द वर्क ऑफ द सिंपैथेटिक, ये सारे के जैसे सेमिनल वेसिकल, एजेकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस और प्रोस्टेटिक मस्कुलेचर, ऑल दे हैव द रिदमिक कंट्रैक्शन बाय सिंपैथेटिक, बट द इरेक्शन इज द वर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। तो वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट, ताकि स्पॉन्जी मटेरियल में ब्लड ज्यादा जाए। आप कहेंगे इसका मकसद है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, उनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स होते होंगे ना, जो स्टाइलकोलिन को डिटेक्ट करेंगे, लेकिन होते नहीं है। तो फिर वेजोडायलेट कौन करता है? वेजोडायलेट ये पेल्विक स्प्लेनिक नर्व जो हैं, जब जाती हैं इसकी ब्रांचेस, ये एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड निकालती है। ये स्मूथ मसल को ऐसे खुद नहीं कर सकती वेजोडायलेट, क्योंकि स्मूथ मसल्स के ऊपर एज सच कोई इनर्वेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक है ही नहीं, वो तो वेजोकंस्ट्रिक्ट होना जानते हैं सिर्फ बाय द सिंपैथेटिक। तो पैरा तो उसको वेजोडायलेट नहीं करेगा, क्योंकि वेसल्स के अंदर पैरासिम्पैथेटिक की कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स नहीं होते। तो फिर वेजोडायलेट कैसे होगा? फिर ब्लड कैसे जाएगा स्पॉन्जी मटेरियल में? तो इरेक्शन कैसे होगी? इरेक्शन होगी नाइट्रिक ऑक्साइड से, और वो एंडोथेलियम से स्क्रैप करने का काम ये आपकी, ये सिर्फ इसमें है। इसको कहते हैं इसलिए नर्वा एरिंजाइटिस से, इस तरीके से कोई नाम है इसका, जो जेनिटल नर्व्स हैं एक तरह से, इरेक्शन नर्व्स फॉर इरेक्शन। बाकी वेसल में नहीं होता, रिसेप्टर्स में भी नहीं, रिसेप्टर्स होते हैं, इनर्वेशन नहीं होती। मजे की बात ये, ऐसा बड़ा कम देखेंगे आप। रिसेप्टर मैं कहता हूं, रिसेप्टर को मैं ऐसे स्टूडेंट को बताता हूं, रिसेप्टर एक ताला है, न्यूरोट्रांसमीटर एक चाबी है। जहां ताला होगा वहां चाबी लाजमी होगी। कभी देखा है आपने किसी पैकेट में से निकालो चाबी निकले ही नहीं, वो ताला ही हो? भाई ताला ही आपने मांगा था ना, ये ताला मिलता है, बस चाबी है नहीं। ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसे है, रिसेप्टर्स मौजूद हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स। नेचर ने चैलेंज दिया है आपको कि अगर चाहो तो तुम इनको कंट्रैक्ट करवा दो, चाहो तो तुम इनको एक्ट करा दो थ्रू समथिंग आर्टिफिशियल फ्रॉम आउटसाइड। माने क्या आर्टिफिशियल आउटसाइड? माने डुप्लीकेट की, और डुप्लीकेट की क्या नाम है? द ड्रग डुप्लीकेट की होती है। ताले अंदर होते हैं, ताला बाहर से कोई नहीं लाके, मसल में कोई तुम्हें रिसेप्टर फिट नहीं कर सकते, वो हमने पढ़ लिए हैं अंदर के होते हैं। हम सिर्फ बाहर से क्या करें, जैसे ताला है, ताला होता है, हम जब जाते हैं ना तो ताला देते हैं, उसको कहते हैं एक डुप्लीकेट की बना दे, और फिर उस डुप्लीकेट की से ताला खुल जाता है। अगर खुल गया तो काम वही किया जो रिसेप्टर जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर करता है। फिर इस चाबी का नाम एगोनिस्ट है। तो ये क्या ओरिजिनल चाबी है? नहीं, वो खुल जाती है। या ऐसे ताला करेगा क्या? नहीं, वो ताला सूंघ लेगा कि नहीं नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, तो आपको गालियां देना शुरू कर दे कि बदतमीज ये क्या कर रहे हो, ये तो ऐसा करेगा क्या? नहीं, वो ताला खुल जाएगा, उसको क्या है। लेकिन एक चाबी ऐसी भी हो सकती है जो ताले में भी ऐसे ही चली जाएगी जैसे ओरिजिनल जाती है, लेकिन ताला खुलता नहीं है। ये एंटागोनिस्ट होते हैं। दो चीजें होती है ना, एक रिसेप्टर के साथ कोई चीज फिट आ जाए, ये एफिनिटी है, फिट आके वो काम भी करे, ये एफिकेसी है। जिसमें एफिनिटी एफिकेसी दोनों हो, ये एगोनिस्ट। जिसमें सिर्फ एफिनिटी हो, एफिकेसी ना हो, वो एंटागोनिस्ट। नेचर एंटागोनिस्ट नहीं देती वैसे, ये हमने इजाद करके रखे हुए हैं। दो काम करते हैं एगोनिस्ट से, ये काम, ये मेरा पेशेंट अगर आ जाए पेट में दर्द की वजह से तो स्पाज्म रिलीव करा दूं मैं, और अगर वहां उसकी पेरिस्टाल्टिक में कंस्टिपेशन हो तो मैं पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करा दूं। रिसेप्टर दोनों इस्तेमाल करूं, एक में एगोनिस्ट डाल के, एक में एंटागोनिस्ट डाल के। ये हमने इस तरीके से थेरेपियां निकाली हुई हैं। नेचर तो सिर्फ एक ही देगी, एगोनिस्ट। अंडरस्टैंड? तो दिस इज एक, या तो फिर सिस्टम दूसरा दे देगी उसको स्लो करने के लिए, एंटागोनिस्ट नहीं देगी। पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगी या पेरिस्टाल्सिस को कम करेगी। बढ़ाने के लिए सिस्टम अलग होगा, वो भी एगोनिस्ट, और कम करने के लिए सिस्टम अलग होगा, वो एंटागोनिस्ट। जैसे ब्रोंकाई को करनी होगी ना कंस्ट्रिक्ट, उसके लिए देगी एगोनिस्ट जो करें कंस्ट्रिक्ट। जब ब्रोंकाई को देगी एंटागोनिस्ट आके उसको मैं रिलैक्स कर दूं। देखो ना, मैं ये मेरे दिमाग में आ गया है, तो मैं आपको बता रहा हूं, नेचर एंटागोनिस्ट नहीं देती है ह्यूमन। अब तुम्हें ब्रोंकाई को करना है कंस्ट्रिक्ट, नेचर देगी एगोनिस्ट। जो ब्रोंकाई को करेंगे क्या? कंस्ट्रिक्ट, आके एगोनिस्ट देगी। अब नेचर को उसी ब्रोंकाई को करना है डायलेट, नेचर एंटागोनिस्ट नहीं देगी। नेचर एक और सिस्टम लेके आएगी जिसका एगोनिस्ट जब यहां लगाओगे तो ब्रोंकाई हो जाएंगे डायलेट। वरना नेचर पैरासिम्पैथेटिक देके वेजो कंस्ट्रिक्ट कर दे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट कर देती,
तो पैरासिम्पैथेटिक का एंटागोनिस्ट देख के इसको डायलेट करती ना, नहीं कर रही है। उसको डायलेट करने के लिए सिस्टम दूसरा लेके आई जिसका एगोनिस्ट खोलता है, वरना उसका भी एगोनिस्ट होता है। ये होता है ना, ऐसा है ज्यादातर, ऐसे ही है ना, दोनों एक जैसे काम थोड़ी करते हैं। लेकिन ये बता दूं आपको कि दोनों एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ मसल्स को दोनों ही कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इफेक्ट उल्टा होता है। नेचर ने देखो कैसे करतब देखें। एक मसल है ये जो आपका पीपल का मसल है, ये जिसकी शक्ल ऐसी है राउंडेड। एक मसल जो इसके बाहर है वो है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ये जो पूरा आर्गन क्रिएट हुआ है ना, ये इसका नाम आयरिस है, इसका दी आयरिस। इस पे पैरासिम्पैथेटिक है, इस पे सिंपैथेटिक है। जब होगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट तो ये जो सर्कुलर मसल है ये ऐसे हो जाएगा कंट्रैक्ट, तो पीपल की साइज नैरो हो जाएगी। तो नैरो पीपल करने की वजह से ये क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ, माना एगोनिस्ट हुआ ना। अगर मैं इसको करना चाहूं डायलेट, तो मैं अगर आर्टिफिशियली करूंगा तो लेके जाऊंगा एंटागोनिस्ट। पैरासिम्पैथेटिक का उल्टा एंटागोनिस्ट, पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट होगा। पैरासिम्पैथेटिक वर्क इसी पे करेगा मसल पे, लेकिन वो होगा एंटागोनिस्ट। इससे क्या हो जाएगी पीपल? नेचर ऐसा नहीं करेगी। नेचर चाहेगी ना जब पीपल को डायलेट करना, तो नेचर इस पे नहीं इस पे एक्ट करेगी। माने किस पे? वो जो उसका लॉन्गिट्यूडिनल वाला मसल है, जब इस पे आके एक्ट कराएगी, यहां पर एक्ट कराएगी सिंपैथेटिक को, ये भी कंट्रैक्ट होगा। अब सर ये कंट्रैक्ट होगा तो फिर क्या होगा? अब देखो ये कंट्रैक्ट होगा, इसको मैं कंट्रैक्ट करा रहा हूं, पीपल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। कंट्रैक्ट वो भी हो रहा है, कंट्रैक्ट वो भी हो रहा है। इफेक्ट इनका दोनों का डिफरेंट है, और दोनों में से कोई एक ही होगा। जाहिर है आपको पता है दोनों सिस्टम एक साथ तो काम नहीं करेंगे। नेचर ने ऐसे करतब रखे हुए हैं यहां पर। और आपको देखना होगा इमरजेंसी में क्या होने वाला है, और इमरजेंसी में आप क्या करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करेंगे कि सिंपैथेटिक वाले को? क्योंकि लाइट ज्यादा चाहिए, और लाइट ज्यादा चाहिए तो ऐसे करो। दो तरीकों से लाइट ज्यादा चाहिए होगी, या तो तुम सिंपैथेटिक को करो स्टिमुलेट, या तो तुम पैरा को करो इनहिबिट। और इनहिबिटरी थोड़ी अल्लाह देगा आपको, समझ लेना। तो इनहिबिटरी आपको अल्लाह नहीं देगा। इनहिबिटरी तुम डाल सकते हो ड्रग के तौर पे, क्योंकि तुमने रिसेप्टर पढ़े हुए हैं, तो तुमने हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, तुमने एंटागोनिस्ट भी ईजाद कर दिए, तुम्हें एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, दो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स तुमने, और उसी हिसाब से अपने पेशेंट को दे रहे हो। रिसर्च एक ही है, ड्रग्स दो हैं, हर जगह पर एंटागोनिस्ट मौजूद है। नेचर आपको एंटागोनिस्ट नहीं देगी, समझ गए? तो दिस वाज एक्चुअली योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।